हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम इस बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं वैदिक एज। और वैदिक एज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। और हमने वैदिक एज का पार्ट 1 में हमने देखा था, आर्यंस के बारे में हमने पढ़ा था और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में देखा था, कैसे उसका शुरुआत हुआ, आर्यन कौन थे, क्या क्या अलग अलग स्कॉलरों का क्या क्या व्यू रहा रिगार्डिंग आर्यंस, कहाँ से आए आर्यंस। बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 हमारा है और वैदिक टेक्स्ट के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में। जो पूरे वैदिक सभ्यता का अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, तो पूरा डिपेंड है वैदिक साहित्य के ऊपर। डेट इज वेदास, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, इन सारे वैदिक लिटरेचर पर ही हमारा वैदिक साहित्य, हमारा वैदिक सभ्यता है, इसका पूरा इतिहास हमें समझने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में बेसिकली वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे और वीडियो में टाइम बचे तो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को भी देख लेंगे। इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, OCW और PGW जो हमारा पोर्ट्रेट एडिशन है, उनको भी देखेंगे। इस वीडियो लंबा होगा बट बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। बीपीएससी ऑप्शनल का है तो इसमें हम ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों को नहीं चर्चा करेंगे, कम ही करेंगे जो हमें मेंस में ज़रूरत पड़ जाए। और साथ ही साथ क्या प्रश्न आए हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो अभी हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप सुनिएगा, वीडियो को बढ़ाइएगा मत। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपका है, आपको ऐसा लग रहा होगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हम इस ऑप्शनल के वीडियो को वीक में मात्र 1-2 ला रहे हैं। वीक में एक आध वीडियो आ रहा है, ये 1 और 2 वीडियोज, यही हो रहा है ना। तो आपको लगता होगा कि इस तरह से तो फिर सदियों लग जाएगा ख़त्म होने में सिलेबस। बट आप ध्यान रखिए कि जो हमारा हिस्ट्री का चल रहा है अभी शाम को वीडियो, हिस्ट्री का जो शाम को लाइव क्लासेस चल रही है, उस पर वहाँ पे हम अभी मिडाइवल पहुँच गए हैं। तो वहाँ पर हमने क्या डिसीजन लिया है कि मिडाइवल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग ऑप्शनल को लेके पढ़ेंगे। इट मीन्स है कि पूरा मिडाइवल हिस्ट्री को प्री, मेंस, ऑप्शनल, ये तीनों के बेस पे पढ़ेंगे। तो वहाँ पे दोबारा हमें ऑप्शनल का वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। हमें मेन है कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री का हमें वीडियो भी हमें बेसिकली ऑप्शन का बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ विथ प्री लेवल। लेकिन अभी देखिए हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएं, चोला हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे के वीडियो जितने भी आएंगे वो प्री ऑप्शनल बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल हम उन वीडियो को इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम फिर से उनको पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है। हम वहीं पर पूरा ऑप्शन में देख लेंगे। यहाँ पर जो हमारा छूटा हुआ है, मतलब अभी तक मिडाइवल पूरा एंशिएंट को हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। वैदिक पढ़ेंगे, वैदिक के बाद फिर नेक्स्ट गुप्ता है, गुप्ता को हमने पढ़ा है। देखिए मैंने मौर्यन एम्पायर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है डिटेल से, तो वहाँ पे मुझे इसमें नहीं पढ़ाना पड़ेगा। मुझे मौर्यन एम्पायर का फिर यहाँ पे ऑप्शनल में नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो जो जो चीज़ें मैं ऑलरेडी में पढ़ा चुका हूँ ऑप्शनल के माध्यम से, मतलब आपके जो रेगुलर जो हमारा हिस्ट्री चल रहा था उसमें, तो वहाँ पे कंसिडर नहीं करें, हम इस प्ले लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मुक्त रहिए कि कोई भी चैप्टर छूटेगा आपका, ठीक है। क्या क्या उससे प्रश्न आए, उन प्रश्नों को भी हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक टेक्स्ट के बारे में, वैदिक एज के बारे में समझने डिटेल से चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए बेसिकली वैदिक टेक्स्ट, वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो हम लोग 4 पार्ट में देखते हैं, वेदा, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सब डिटेल से चर्चा करेंगे अभी आगे। ब्राह्मण, देखिए वेदाज के बारे में समझना पड़ा, ठीक है। पहला बात वैदिक टेक्स्ट तो समझ लो। आखिर वैदिक टेक्स्ट क्या है? देखिए वैदिक का मतलब होता है, वैदिक जो है आपका ध्यान रखिएगा, जो वैदिक जो टेक्स्ट है इसका मतलब वैदिक जो शब्द बना है। अच्छा वैदिक टेक्स्ट क्यों बोला गया? वेद, वैदिक साहित्य, ये जो वेदांत को रिलेट करेंगे, वेदांत को रिलेट करेंगे तो वेदांत का ही सारे अंग हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद।
तो इसलिए इन सारे साहित्य को बोल दिया गया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। देखिए बेसिकली हम वेदाज को समझेंगे, पहले वेदाज को समझेंगे। वेदाज क्या है? देखिए वेदाज की बात करेंगे, वेदाज का अगर हम मीनिंग समझे, पहले मीनिंग समझेंगे। वेदाज शब्द आया है विड से, हर एक चीज महत्वपूर्ण है। विड से आया है, विड का मतलब होता है जानना, टू नो, जानना। वेद शब्द विद से आया है और विद का मतलब होता है जानना। समझ बात को? इतना रात को पता नहीं किधर से चिड़िया चहचहा रही है, अभी रात के 2 बज चुके हैं। चलिए, ये तो विद का मतलब होता है क्या? टू नो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वेदाज हैं ये एक टाइप का श्रुति ग्रंथ है। श्रुति, इन्हें हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन्हें जो दिया गया स्टेटस वो दिया गया है श्रुति ग्रंथ का। अब देखिए श्रुति ग्रंथ क्या है? हर एक लाइन बाय लाइन महत्वपूर्ण है, जो मैं बोल रहा हूं हर एक चीज महत्वपूर्ण है। समझिएगा श्रुति क्या भाई। देखिए श्रुति मतलब आपका समझ में आएगा, सुनना होता है। क्या होता है? सुनना। देखिए मैंने पहले स्लाइड बनाया है कि आपका समय बचे। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, जो चीज सुन के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गया और फिर उसी चीज को संकलन कर दिया गया, वेद कहलाया। मतलब हिंदू ट्रेडिशन में देखेंगे कि हम ग्रंथों को 2 भाग में बांटते हैं, एक श्रुति ग्रंथ बांटते हैं और एक स्मृति ग्रंथ बांटते हैं। स्मृति ग्रंथ में आपके महाभारत है, धर्मशास्त्र है, पुराना है, वेदांग है, सारे आपके नीति शास्त्र हैं, सारे स्मृति ग्रंथ में आते हैं। ये ग्रंथ जो स्मृति ग्रंथ है वो रिमेंबर करके, मतलब याद करके चीजें लिखी गई। लेकिन श्रुति ग्रंथ है, इनके बारे में समझिएगा। देखिए मैं वेदास के बारे में समझा रहा हूं। लोगों के द्वारा सुना गया, लोगों के द्वारा चीजें सुनी गई और फिर ये चीजें आगे आज हमने अगले जनरेशन को सुनाया कहानी कि देखिए ऐसे था, अगले जनरेशन ने अगले जनरेशन को सुनाया ऐसे था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें ट्रांसफर होते गया और लास्ट टाइम में जब आदमी को, जब लोगों को लिखने का ज्ञान आ गया, जब दोनों सब लोगों को लिखने का ज्ञान आ गया, तब इन श्रुतियों को एक तरह से कलेक्शन किया गया और वो कहलाए वेदाज। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा ऋग्वेद का संकलन किया गया, फिर वो लास्ट में वेदाज कहलाए। लेकिन वेदाज टाइप ऑफ श्रुति ग्रंथ दैट हैज बीन हेयर्ड। क्या किया गया? ये सुना गया एंड ट्रांसमिटेड, हेयर एंड सॉरी हर्ड एंड ट्रांसमिटेड, सॉरी heard and transmitted to generation by generation, जनरेशन बाय जनरेशन। इट मीन्स जनरेशन बाय जनरेशन मतलब सदियों सदियों। देखिए स्टार्टिंग में जब ये सारे वेदाज के अंदर जो भी चीजें हैं, बेसिकली मंत्र हैं जो हमारे भगवान की स्तुति के बारे में, तो ये सदियों सदियों इन चीजों को लोग सुनते हैं। अभी भी देखिए, देखते हुए बहुत सारे कुछ किस्से गाँव में सुनने को मिलता है, और वही किस्से सुनने को मिलता है। ये किस्से उसके बारे में कहीं आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगा कि बुक में ये चीज था, वो किस्से सुन रहे। अब कुछ ऐसे लोग होंगे उन किस्सों को कहानी में लिख देंगे, उन किस्सों को लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? एक तरह से बन जाएगा, कहानी बन जाएगा और वो रिटन फॉर्म में। तो वेदाज का वही हाल था। देखिए वेदाज के बारे में बोला जाता है, दीज आर, समझिएगा, अपौरु दे। अपौरु देश, अपौरु दे मतलब क्या हुआ? अपौरु दे। वेदास आर नोन एज अपौरु दे। सारे मैं वेद के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा अपौरु दे मतलब क्या हुआ? बताइए अपौरु दे मतलब क्या हुआ? देखिए समझिएगा, इम्बॉडी मतलब कहने का मतलब है ये जो ऐसे हैं ये इटर्नल है। अपौरुदे लोगों के द्वारा नहीं लिखेगा, नॉट, अपौरुदे का मतलब नॉट फ्रॉम ह्यूमन,
वेदाज के अंदर जो भी चीजें आप देखते हैं, ये जो श्रुति ग्रंथ के अंदर जो भी चीजें देख रहे हैं, ये लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा नहीं लिखे गए। ह्यूमन की बातें इसमें नहीं है। ये सारे भगवान की स्तुतियां, भगवान ने उन ऋषियों को बताया, उन ऋषियों को सुनाया, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते क्या, और वो तो वेदांत के बारे में बोला जाता है, ये ह्यूमन क्रिएशन नहीं है भाई, ये भगवान की बातें इसमें लिखी गई, लोगों के द्वारा चीजें नहीं है कि लोगों का इसमें चीजें मिलेगा, आपको लोगों के बारे में नहीं मिलेगा, भगवान की बातें अपौरुदेय हैं। ऐसे जैसे कोई अगर हम कहानी लिखते हैं, इस कहानी को हम लोग अपने मन से लिखेंगे, एक था राजा, कुछ भी चीजें लिखेंगे, तो ये कहलाएगा नहीं हम लोगों ने इसको बनाया। लेकिन वेदांत के अंदर जो भी चीजें हैं, ये इटर्नल है, इम्बॉडीज इटर्नल है, ये अपौरुदेय। सबसे महत्वपूर्ण बात लिखिए पहला, वेदांत श्रुति ग्रंथ है, ये अपौरुदेय है। समझ रहे बातों को, ये सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ है। ओके, जो भगवान के द्वारा ऋषियों को दिए, जब ऋषि लोग ध्यान मगन में थे तब उनको ये सारे ज्ञान दिए गए, और वो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गया, क्योंकि उसमें लिखने ज्ञान नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गया, चढ़ते गया, तब जाके वो रूप लिया वेदांत का। समझ रहे हैं बातों को, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग अगर हम बात करेंगे पोएट्री है, तो ये है वेदांत। देखिए वेदांत के अंदर जो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, वो बेसिकली सारे पद्य फॉर्म में, मीन्स पोएट्री फॉर्म में लिखे गए, मंत्र हैं, इस तरह से। समझ रहे बातों को, देखिए यहां तक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा वेदांत के बारे में। अब जितने वेदांत हैं वो बेसिकली 4 पार्ट में बटे हैं। कैसे? ये तो वेदा के अंदर ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है ये 4 वेदा। हर एक वेद का 4 भाग है, 4 भाग। आप कंफ्यूज, फिर 4 भाग क्या होता है भाई? संहिता। मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं तो अच्छा रहता ना। नहीं रुकिए, ओके चलिए यहीं पे मैं लेता हूँ। हाँ आप समझिएगा, लिखिएगा इच वेदास कंटेन संहिताज। अब अगर संहिता क्या हो गया, संहिता क्या हो गया? संहिता मीन्स जो मंत्र हैं, इन्हें संहिता, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेदा, वेद के अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म में मंत्र लिखे गए वो कहलाएं संहिता। हर वेदांत के 4 पार्ट हैं, समझ बात को। अब देखिए सेकंड वन इज ब्राह्मणा। अब ये ब्राह्मण कोई कास्ट, कोई जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो आज हम ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं वो नहीं, ये ब्राह्मण अलग से है, ये ब्राह्मण एक ग्रंथ ही समझ लीजिए। अब वेदांत लिखे गए हैं पोएट्रीज फॉर्म में, लोगों को, आम जनता, आम उसमें जो जनता थे, जनमानस जो थे, उनको वेद समझना बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। अब इतना कठिन है कि उस वेदांत को गद्य फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और उनमें जितने हेम्स में तो जितने मंत्र हैं उनको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, और उसके अंदर जितने भी सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं, ठीक है, सैक्रिफाइस रिचुअल हैं, और देन आउटकम्स, जितने उसके अंदर आपकी आहुतियां हैं, प्रथाएं हैं, उनका क्या आउटकम्स हैं, एक एक मंत्र का डिटेल दिया गया है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के बारे में यही समझना है कि जो ब्राह्मण है ये प्रोज एक्सप्लेनेशन है, एक तरह का, ये इन पद्य फॉर्म का गद्य एक्सप्लेनेशन दिया गया ब्राह्मण के अंदर। अब देखते होंगे, कभी कभी आप पढ़ते होंगे, कोई भी संस्कृत आपने अगर पढ़ा होगा, या आपने हिंदी भी पढ़ा होगा, तो हिंदी में कुछ ऐसे कविताएं रहते होंगी, उनके आपको अर्थ समझ में नहीं आता होगा, फिर इस बात में सारांश दे रहा था हिंदी में, मतलब हम सिंपल भाषा में, तो समझिए वही ब्राह्मण से, मतलब मैं मुझे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझिए कि वही ब्राह्मण से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए वीडियो लंबा जाएगा, बट सब कुछ समझ में आना चाहिए, मेरा यही है। देखिए वीडियो लंबा आता था, आपको ये नहीं अरे यार 1.5 घंटा का वीडियो, 2 घंटा का वीडियो है, इतना क्यों देखेंगे? आप उस वीडियो को देखिए, आपको इतने सारे चीजें समझ में आएगी, आप सोच नहीं सकते। तो हेम्स क्या हो गए, संहिता क्या हो गए, ओरिजिनल क्रिएशन। ब्राह्मण्स क्या होंगे, बुक ऑफ एक्सप्लेनेशन, बुक ऑफ एक्सप्लेनेशन। सब कुछ कॉपी में राइट डाउन करिए, ठीक है, बुक ऑफ एक्सप्लेनेशन।
बुक ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब देखिए अरण्यक, देखिए ब्राह्मण और अरण्यक के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले, आगे उपनिषद के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, बिकॉज ब्राह्मण अरण्यक इज नॉट इम्पोर्टेंट, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम नहीं, ठीक है। अरण्यक, अच्छा अरण्यक का मतलब क्या था, जंगल होता है ना। देखिए अरण्यक वो हुए, इन्हें बोला गया फॉरेस्ट बुक। फॉरेस्ट बुक, आपके फॉरेस्ट बुक क्या भाई, तो ये ऐसे बुक हैं जो जंगलों में लिखा गया, उस समय जंगलों में ये बुक लिखे गए। जंगलों में एक ऋषि के जो चेले थे, चेले चपाटी थे, उनने अपने गुरुओं की बात को सुना और उनको बुक में लिखा, उनको चीजों को लिखा, वो कहलाए अरण्यक। ये भी सब वेदांत के पार्ट है, सब वेद के अंदर वाली चीजें हैं। इसमें भी सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं एंड इंटरप्रेटेड बाय अरण्यक इन ए सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल वे। मतलब ध्यान रखिए, दार्शनिक पक्ष, कोई पूछ दे आपसे कि वेदांत का कौन सा पार्ट है जिसमें दार्शनिक फिलोसफिकल चीजें हैं, तो वो दार्शनिक पक्ष की बात करता है अरण्यक। अरण्यक में सब दार्शनिक पक्ष है। वेदांत को पूरे, ये जो आप देख सकते हैं ना, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, ये सब वेदांत को समझने के लिए है, वेद के अंदर क्या है नहीं है। हर एक ऋग्वेद के अलग ब्राह्मण है, सामवेद के अलग ब्राह्मण है, सबके अलग अरण्यक हैं। तो अब है उपनिषद। उपनिषद दो शब्द से बना, उप और निषद। उप मीन्स होता है नियर, नजदीक आओ, और निषद मतलब होता है बैठना। तो ये क्या हुआ कि एक गुरु जी हैं और एक चेला है, नजदीक में बैठ के गुरु के द्वारा जो ज्ञान ट्रांसमिट किया गया चेलों के पास, उन चेलों ने वो जो चीजें लिखी वो कहलाए उपनिषद। बेसिकली 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से 13 ही उपनिषद महत्वपूर्ण है। अब हमें ये नहीं समझना कितने उपनिषद, ये सारे फैक्चुअल चीजें, उपनिषद पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन समझना है कि उपनिषद में है क्या। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के बारे में है। देखिए मैंने पढ़ाया है आपको क्लास 7 का हिस्ट्री, उसमें मैंने आत्मा ब्रह्मा के बारे में बताया। तो बेसिकली इसमें आत्मा और ब्रह्मा के बारे में है। उपनिषद के अंदर क्या है, डिटेल है, कंसेप्ट है, आत्मा और ब्रह्मा के बारे में है। ये भी आपके दार्शनिक पक्ष को बताता है। इसमें जो भी सैक्रिफाइस है, जो बॉडी है, यूनिवर्स है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, लोग का डेथ होगा उसके बाद लोग का जीवन क्या है, सब कुछ डिटेल इसमें है उपनिषद में। बेसिकली वेदांत जो है हमारा पूरा पूरी, ये हमारे भगवान की स्तुति, जो भी भगवान है उन भगवानों की स्तुति पे डिपेंड पूरा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ चुके होंगे। अभी ऋग्वेद के अंदर क्या है, सामवेद के अंदर क्या है, यजुर्वेद के अंदर क्या है, अथर्ववेद के अंदर क्या है, सब समझेंगे, ठीक है। कितने किसके अंदर मंत्र है, क्या है, हर एक चीज समझेंगे, लेकिन समय देना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझेंगे। पहले इतना तो हमने एक ओवरव्यू लिया, वैदिक टेक्स्ट क्या है, सब कुछ हमने समझा। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो वेदास हैं, ठीक है, ये जो वेदास है, देखिए ये जो सारे वेदास हैं सबके अलग अलग ब्रांचेज हैं। अलग अलग ब्रांचेज का मतलब हर एक वेदास को अलग अलग ब्रांचेज में लिखा गया, अलग अलग स्कूल्स ऑफ ब्रांचेज में लिखा गया, अलग अलग ऋषियों ने लिखा वेदास को, ठीक है। तो ऋग्वेद को अलग अलग हम ब्रांच में बांटते हैं, उसको डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है, डिटेल में नहीं घुसना है। हर एक चीज अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखिए, एकदम नहीं घुसना, डिटेल में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए या बीपीएससी कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। सवाल है कि वेदांत को हम हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में कैसे पढ़ेंगे। कह रहा जो वेद है उसको हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बार अगर हम कोई साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो हम वैदिक एज में मिलता है, और वो मिलता है वेदांत से। Vedic text can be used as source of history for the area in which way they are composed। देखिए वैदिक टेक्स्ट के बारे में सबसे मेन चीज है ना कि ये जिस एरिया में लिखे गए, जिन एरिया में वैदिक साहित्यों को लिखा गया, उन एरिया के बारे में हमें, उनके उस एरिया के बारे में हमें इतिहास देखने को मिलता है। पहला बात, जैसे कि वेदास जितने लिखे गए वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में लिखे गए। सेकेंड मिलेनियम बीसी में, इट मीन्स कि 2000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की सारी इतिहास हमें देखने को मिलता है अगर हम वेदास को पढ़ते हैं इन एरियाज का।
सप्त सेंध प्रदेश का आपको जानकारी मिलता है। तो सप्त सेंध प्रदेश कहाँ है? सप्त सेंध प्रदेश आपका कश्मीर उश्मीर तरफ है, आपका देख सकते हैं, तो पंजाब वाला एरिया। तो ये सारे नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है। समझ रहे बातों को? देखिए, in compared to archaeological evidence, Vedic text gives elaborate information about the society, religious belief and the political organization of that time. अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों की तुलना करते हैं तो हमें वैदिक साहित्य कुछ ज्यादा जानकारी देता है, उस समय के समाज का, उस समय के धार्मिक विश्वासों को, उस समय के राजनीतिक संगठनों के बारे में हमें बहुत डिटेल नॉलेज देता है। अगर हम देखिए एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है हमारा वैदिक साहित्य में, OCW है, PGW है, मृदभांड है। तो हम एक घड़ा, एक मृदभांड को, एक मिट्टी के बर्तन को देख के हम क्या इतिहास को रिलेट कर सकते हैं? हमें ज्यादा जानकारी मिलेगा नहीं। लेकिन हम जब वेद को पढ़ेंगे तो उसमें के कहीं ना कहीं धार्मिक पक्ष तो जानकारी डिटेल से मिलेगा, उसमें कुछ राजनीतिक पक्ष की जानकारी नहीं मिलता है। तो ये वेदा का फायदा है, वेदाज को एज ए हिस्टोरिकल सोर्स में इस्तेमाल करने के। लेकिन देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस यूजिंग वेदा एज ए हिस्टोरिकल सोर्सेस। वेदाज को हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में इस्तेमाल करने के पीछे बहुत सारे लिमिटेशन है भाई, बहुत सारे। वो लिमिटेशंस क्या है समझने हैं। देखिए, हम डिटेल से चल रहे हैं चीजों को, इतना कि अगर आप चीजों को सही से पढ़ते हैं आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर राइटिंग कर पाएगा अच्छे तरीके से। लिमिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, वैदिक साहित्य का क्या लिमिटेशन रहा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। वेद के अंदर क्या है, ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे। लेकिन पहले समझेगा ना कि वेद का क्या लिमिटेशन है। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम द लिटरेचर, साहित्यों से हमें इतिहास निकालना है, खंगालना है, और वो भी एंशिएंट साहित्यों से जो बहुत वास्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे कि वेदा। वेदाज का आप लैंग्वेज देख लीजिए, वेदाज बहुत बड़े हैं, उसके अंदर इतने सारे सूक्त हैं, इतने सारे मंत्र हैं, 4 वेदाज हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक, उपनिषद है। इन सारे से भाई इतिहास को निकालना बहुत ही इजी टास्क है नहीं, पहला बात। और जो वेदाज हम देख रहे हैं आज वो तो ओरिजिनल है नहीं, जो हमारे ऋषियों ने लिखा, पहला बात, ऋषियों ने क्या लिखा, जो लोग सुनते 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 आए फिर उनको ऋषियों ने लिखा, पहला बात। तो लोग सुनते 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 कोई चीजें ऐसी भी चीजें हैं कि उन चीजें इंटरप्रेट होते गया। हमने कुछ सुना, हमने अपने अपने पीढ़ी को, अगले आने वाली पीढ़ी को मतलब कुछ हमें बढ़ा चढ़ा के सुनाया, कुछ कम भी चीजें सुनाई, तो उनका कहीं ना कहीं फॉर्म चेंज होता गया। और जो लिखा गया वेदांत को, महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास ने लिखा ऋग्वेद को, बहुत सारे अलग अलग ऋषियों ने लिखा वेदा। समझ रहे हैं बात को? तो वो जो वेदाज हैं, वो जो वेदाज जो लिखे गए, उनका ओरिजिनल फॉर्म भी अवेलेबल नहीं आज के जमाने में। वो सब तो खत्म हो गया ना। वो सारे मनुस्क्रिप्ट जो वो मनुस्क्रिप्ट पे लिखा गया था, वो जो मनुष्य मृत्युओं पे जो लिखा गया, पारमलिफ पे लिखा गया, वो प्रिजर्व फॉर्म में नहीं है ना, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। तो आज जो हमें जो वेदाज देखते हैं, आज इतिहास तो अब लिखाना स्टार्ट हो रहा है ना, इतिहास तो अब लिखाना स्टार्ट हो रहा है, आज से 200-300 साल पहले। तो जो आज इतिहास लिखाना स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो वेदास का ओरिजिनल कोर अवेलेबल नहीं है, और वो जो हम वेदास देख रहे हैं वो 19th सेंचुरी में उसका ट्रांसलेट किया गया, तो उस पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं, वेदास के जो शब्दों का जो इंटरप्रेट किया गया, वेद के अंदर जो शब्द हैं उनका इंटरप्रेट किया गया, उसका भी मीनिंग अच्छे नहीं होता। भाई वेदास के अंदर शब्द उसमें उस मायने में क्या था और आज के मायने में उस शब्द का उल्लेख क्या है, तो उन शब्दों का कहीं ना कहीं भी इंटरप्रिटेशन किया गया। तो ये लिमिटेशन है ना, एक तरह से पूरे तरीके से वेद के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं कोई भी इतिहास के बारे, और पूरी 100% कह भी नहीं सकते कि नहीं ये चीज सही था, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म तो अवेलेबल नहीं है, पहला बात। द टेक्स्ट वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम मेनी सेंचुरी। अब मौखिक रूप से वेद जो वेदाज का जो शब्द है वेद के अंदर देखते हैं, वो शताब्दी लोगों के बीच में ये सारे ओरली रूप से ट्रांसमिट होते गया, फिर बाद में लिखा गया। और कब लिखा गया ये भी नहीं मुझे पता, ये भी लोगों को पता नहीं कि वेदाज पहली बार कब लिखा गया। तो और जो सबसे अर्लीस्ट, सबसे जो अभी तक जो सबसे जो सर्वाइविंग है, मतलब सबसे पुराना जो आपके मनुष्य स्मृति जो वेदाज संबंधित जो बच रहा है, वो 11th सेंचुरी एडी का। सोच लीजिए 11वीं शताब्दी में लिखा गया, 11th सेंचुरी एडी में, तो अभी हाल में, ज्यादा नहीं, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले जो वेदाज का जो मनुस्क्रिप्ट लिखा गया वो अभी देखने को मिलता। पुराना सब तो खत्म हो गया,
ठीक है, तो ये कंडीशन है। वैदिक टेक्स्ट कंप्राइज मतलब बहुत सारे वर्जन वेदा के हैं, बहुत सारे वर्जन, ठीक है। यार वैदिक टेक्स्ट कंप्राइजेस रिलीजियस लिटरेचर, अब क्या कह रहा है ना, ये देखो वैदिक टेक्स्ट में तो सारी धार्मिक चीजें हैं, देवताओं की स्तुति है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको हिस्टोरिकल इवेंट भी नहीं मिलेगा, इसमें कोई ऐतिहासिक घटना भी नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे कि 10 राग युद्ध का वर्णन है, आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। तो जिसमें 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ है, एक आर्य राजा 10 अनार्य राजा के साथ युद्ध हुआ है, ठीक है, पुरुषी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। तो कुछ कुछ फ्यूज हैं, बहुत फ्यू मतलब कहने में तो बहुत ही कम आपको ऐतिहासिक घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा वेदास के अंदर, ये लिमिटेशंस है। A major problem in using Vedas as a source of history, the problem of dating. अब ऋग्वेद कब लिखाया, ऋग्वेद को कब लिखा गया, सबसे बड़ा बात तो यही है, इसका कोई डेट ही फिक्स नहीं है। हम कैसे कहते हैं कि ऋग्वेद है जो इस डेट में लिखा गया तो यहाँ की जानकारी मिलेगा, इस डेट का हमें जानकारी मिलेगा। बहुत सारे इतिहासकार हैं, उसने बोला कि 6000 से लेके 1000 बीसी के बीच में वेद लिखा गया, ऐसा बोल दिया कि 6000 से लेकर 1000 बीसी के बीच में कभी वेद को लिखा गया, समझ बात को। लेकिन आपके मैक्स मुलर हैं, उन्होंने बोला मैक्स मुलर जो 19वीं सेंचुरी में है, उन्होंने बोला मैक्स मुलर ने कि जो वेदा है उनका टाइम पीरियड यही है 1000 से लेके 1000 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, इनके बीच के आसपास कहीं टाइम में ये वेदास का निर्माण हुआ। फिर बात को वेद को लिखा गया। अर्ली वैदिक लिटरेचर के बारे में बात कर रहा। अभी मैं बताऊंगा कि अर्ली वैदिक लिटरेचर क्या है और लेटर वैदिक लिटरेचर क्या है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, बाद में क्यों बताऊंगा, अभी बताता हूँ। देखिए हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए ऋग्वेद को छोड़ देना, बाकी सारे जितने हैं ना, ये सारे अरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे लेटर वैदिक एज के बारे में जानकारी हमें देगा। कहाँ की जानकारी देगा, लेटर वैदिक एज के बारे में जानकारी देगा। लेकिन ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये हमें जानकारी देता है अर्ली वैदिक एज का। तो इसलिए ऋग्वेद का जो टाइमिंग है वो मैक्स मुलर के द्वारा 1500 से लेके 1000 एडी तक बताया गया, समझ रहे बात। तो जब डेट ही हमें इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे ऐसे डिटेल रूप से, तो कैसे कह देंगे भाई कि वेदाज हैं उसका हम इस्तेमाल करते इतिहास लिखने में, ठीक है। इस लिमिटेशन में बता रहा हूँ, वो मैंने वेदाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे और वेदाज का क्या कमियां हैं, क्या इनकी सीमाएं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेंस में सवाल आया है आई थिंक, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब जो वैदिक टेस्ट के अंदर जो वैदिक टेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा मेन है ना कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन लिखे गए, इनमें सारे ब्राह्मण के जो प्रथाएं थे उसके बारे में है, उनके टेक्स्ट को प्रिजर्व किया गया और ब्राह्मण के द्वारा ही वैदिक टेक्स्ट को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक फैलाया गया। तो इनमें उनके धार्मिक पक्षों को, उनके धार्मिक आस्थाओं के बारे में है, उनके प्रथाओं के बारे में है, तो उनमें जनमानस की बात ही नहीं। अब सारे वेद को ऋषियों ने लिखा है तो ऋषि अपने बारे में लिखेंगे। तो आप देखिए वेदास को देखिएगा, वेदास को पढ़िएगा तो उसमें बहुत ही कम जानकारी मिलता है आपको उनके जनमानस के बारे में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वेदास के बारे में, समझ बात को। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ डेट, प्रॉब्लम इज कोरिलेटिंग द एविडेंस फ्रॉम द वेदास। देखिए ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, सारे पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, कोई वीडियो देख लीजिए नहीं मिले। लेकिन मैंने बहुत ही बुकों से चीज़ों को समझ के मैंने चीज़ों को लिखा है, तो ये बहुत ही मेहनत इसमें लगा है भाई। तो हर एक चीज़ को हल्के में नहीं लिखे, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये जो मेरा स्टार्ट किया गया हिस्ट्री ऑप्शनल का सीरीज, ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा आगे आने वाले बहुत समय तक, जब तक बीपीएससी हो, नहीं तो सिलेबस चेंज ना हो। कह रहे चलो डेट की बात छोड़ते हैं, कब लिखा गया मतलब नहीं। लेकिन जो भाई हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो हमारे वैदिक पीरियड में जो भी हमारे पीजीडब्ल्यू हैं, जो भी हमारे मित्र भांड हैं, जो भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, वस्तु मिले, उनसे वैदिक टेस्ट को, उनसे हमें साहित्यिक टेस्ट को रिलेट ही नहीं कर पा रहे भैया। दोनों को रिलेट कर पाना बहुत ही कठिन है।
ना वेद के अंदर उन चीजों के बारे में डिटेल है, ना पुरातात्विक साक्ष्यों से वेद के बारे में हमें डिटेल मिलता है। कहीं भी वेदाज के वेद पढ़ लेते हैं तो वेद के बारे में कहीं भी हमें पीजीडब्ल्यू के बारे में नहीं है, ना ओसीडब्ल्यू के बारे में। ये भी एक रिलेट कर पाना। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट एज अ सोर्स और यूजिंग वेद एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले जो भी हैं, जो मैंने चीजें बोला उनको राइट डाउन करना आपका काम है, ठीक है। और इंग्लिश वालों को तो सब कुछ अपडेट मिल रहा है यहाँ पे, बाकी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा अपलोड करते समय, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने एक टाइमलाइन डाला, मैंने ये बुक से निकाला। आप उपिंदर सिंह बुक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही गजब बुक है उपिंदर सिंह बुक। पढ़िए उपिंदर सिंह की बुक। क्या नहीं पढ़ना क्या पढ़ना ये मैं बताऊंगा हमेशा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने हिस्ट्री ऑप्शनल का बनाया उसको भी आप ज्वाइन करिए, तो वहां से चीजें आपको समझ में आएगा। आप हिस्ट्री ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पे हम डेली टास्क देते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके, तो वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेके वहां चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, वेद का डेटिंग आपको बताया 2000 से लेके आसपास 400 BC तक। वेदांग बाद में लिखा गया। महाभारत का टाइमिंग है, ये सारे आप समझ लीजिए कब कब क्या क्या लिखा गया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, समझ रहे बात को। अब हम आएंगे भैया ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेदास, या पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथ कौन है? वेद, ऋग्वेद। या ओल्डेस्ट वेद की बात करें तो कौन है? ऋग्वेद। वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदास एज ऋग्वेदास ऑन आउट ऑफ 4 वेदास, ठीक है। देखिए, हम बात करेंगे जो ऋग्वेद है इसके संकलनकर्ता, कंपाइलर महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। वेद व्यास का नाम इसलिए रखा गया कि इन्होंने जो लोग, देखिए अब हर एक लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इन वेद के अंदर जो चीजें देख रहे हैं उनको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट होता गया। लेकिन महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास ने लगभग, आप टाइमिंग देख लीजिए ना, 1500 AD BC से लेके 1500 या 1000 BC की बात कर लेते हैं, ठीक है, 500 BC की बात कर लेते हैं, लगभग इसी आसपास टाइम में लिखा गया होगा। तो इस समय जब थोड़ा लिखने का, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि वेदांत जो है वैदिक काल में लिखा नहीं गया। ऐसा नहीं कि हम ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है तो ऋग्वेद वेद काल में लिखा गया, वैदिक काल में लिखा, वैदिक काल के बाद में लिखा गया, पहले नहीं लिखा गया ना, वैदिक काल के टाइम में लिखा गया, या हो सकता है लास्ट टाइम में लिखा गया होगा, समझ बातों को। इसलिए तो इन चीजों को जब लोग सुन के कर रहे थे, उस चीज को महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास ने क्या किया कि इन सारे चीजों को कंपाइल कर, जो भी कुछ अब वैदिक एज के टाइम में कुछ ऐसे ऋषि रहे हैं, अलग अलग वंश के ऋषि रहे हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग मनुष्य पे इन चीजों को लिखा। अब उन चीजों का कलेक्शन किसने किया? महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। तो पूछा जाता है कि वेदों का रचयिता कौन है या संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास, ठीक है। दे चार श्रुति ग्रंथ। देखिए, अब ऋग्वेद के अंदर मंडल कितने हैं? 10 मंडल्स, देयर आर 10 मंडल्स। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। मंडल मतलब क्या हुआ? मंडल मतलब चैप्टर्स। मैं अगर आप आज के भाषा में समझें, चैप्टर। भाई चैप्टर कैसा हो जाएगा? मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद जो आप देख रहे हैं, जो ऋग्वेद महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास ने उसको कंपाइल किया, अलग अलग चैप्टर्स मिले, उस चीज को एक साथ कंपाइल किया, वो बन गया ऋग्वेद। ओके, 10 है, 10 के अंदर क्या क्या चीजें बताएंगे अभी। फिर हेम्स और सुक्तों की संख्या 1028 है। इट मीन्स 1028 इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। मतलब क्या हो भैया कि 1028 आपको मंत्र का आपको मतलब इस तरह से दो चार लाइन का एक
पार्ट मिलेगा, ये आपका कहलाए सुक्ता। और ये 10,552 मंत्र हैं, अलग अलग मिलेगा, 10,550 मिलेगा, 465 मिलेगा। बस ये आप ध्यान रखिएगा, 10,552 मंत्र हैं ऋग्वेदास के अंदर। कहीं के अष्टक मिलता है तो 8 अष्टक है, ये समझिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब देखिए समझिएगा जो वेदास के बारे में। ओके, ऋग्वेद के जो भैया 2 से लेके 7 तक जो मंडल है, मंडल नंबर 2 से लेके मंडल नंबर 7 तक जो ऋग्वेदा के मंडल हैं, उन्हें बोला जाता है कुल मंडल, प्राचीन मंडल। इन्हें माना था सबसे पुराना है, सबसे पहले इन्हीं को लिखा गया, 2 से लेके 7वें तक के मंडल। समझ रहे बात को? या तो ये 2 से लेके 7वां तक के जो मंडल हैं, ये पहले लिखा गया होगा और इसको पहले कंपाइल। देखिए महर्षि कृष्णदेव ने क्या, इन सबको एक तरह से पूरा कंपाइल किया, लेकिन लिखे गए वो पहले, उनको ये उन्होंने कंपाइल किया। तो दूसरा से लेके 7वां तक के देखिए, जब भी ये पूरे ऋग्वेद को पता इतने अच्छे तरह से अरेंज किया गया है, हर एक मंत्र को देवताओं के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज किया गया है, ठीक है। बस उस चीज में हम नहीं घुसेंगे, समझ रहे बात को। तो दूसरे से लेके 7वें मंडल, 7 मंडल है, उसको बोला जाता है दे आर कॉल्ड कुल मंडल या प्राचीन मंडल। समझ बातों को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फैमिली बुक्स, फैमिली बुक ये मतलब कुल मंडल, मतलब इसको एक फैमिली के लोगों ने लिखा। इट मीन्स ऋषियों का एक कुल है, ऋषियों का एक वंश है, उन सारे वंशों के ऋषियों ने इन 2 से लेकर 7वें मंडल तक के चीजों को डाला। समझ बात को। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन, मैं लिख दूं यहाँ पे, सर्टेन फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, सर्टेन फैमिली से सारे लोग, जैसे कि आपका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे समद कृषि का नाम आपको देखने को मिलेगा, गृह समद, नॉट गृह समद, ओके, गृह समद ऋषि का नाम मिलेगा, मैंने अभी कृषि बोल दिया, ओके। विश्वामित्र का नाम मिलेगा, ओके। और आपको देखने को मिलता है भारद्वाज का नाम देखने को मिलेगा। तो ये सारे एक कुल के ऋषि कहलाए, और इन्होंने ओल्डेस्ट बुक ऑफ ऋग्वेद संहिता, जिसमें दूसरे से लेकर 7वां मंडल तक का रचना किया। समझ बात को। और ये इतने अच्छे से प्रिसाइज पैटर्न में लिखा गया है, दे आर अरेंज इन ए प्रिसाइज पैटर्न, बात को, और अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डेटीज, मतलब भगवान के अकॉर्डिंग सजाया गया है ये। और देखो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेदास के अंदर जितने मंत्र हैं, इन सारे मंत्रों का स्टार्टिंग है अग्नि देवता से। आफ्टर, सबसे पहले अग्नि देवता का स्तुति किया गया है सारे मंत्र में, उसके बाद ही हर मंत्र स्टार्ट किया। पहले अग्नि को रखा गया, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर इंद्र को रखा गया, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अग्नि को, फिर क्या रखा गया इंद्र को। अब ऋग्वेद के बारे में हर एक लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, हमें ऋग्वेद से तो पीएचडी करना नहीं है, ओके। अब देखिए समझिएगा, ऋग्वेदास के ब्रांचेज मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद को जब लिखा गया, ऋग्वेद को अलग अलग शाखाओं में लिखा गया, तो साकल शाखा, वास्कल शाखा, अस्सावलन शाखा, सांख्यान शाखा, मधुमेकान शाखा, बहुत ही डिटेल में चला गया, ठीक है। लेकिन ऋग्वेदास के जो शाखा हैं, ऋग्वेद के जो शाखा हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख दूं ब्रांच, ओके। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेदास के जो ब्रांचेज हैं, ऋग्वेद के शाखा हैं, उनमें अगर आप बातों को समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो इसमें है एक साकल, इंग्लिश में भी साकल बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज वाल खिल्ड, क्या वाल खिल्ड। ये शाखा जो है, साकल शाखा, वालकिल शाखा, साकल शाखा में 1017 सूक्त हैं,
वालखिल्य में 11 सूक्त है। ये जो ब्रांचेज हैं, जो अलग अलग स्कूल्स ऑफ शाखाज ने इन ऋग्वेद का इन इन जो इनमें सूक्त हैं उनका कहने का मतलब कि संकलन किया, लिखा गया। ठीक है, तो ये ब्रांचेज ऑफ ऋग्वेदा लिख दीजिएगा। ठीक है, ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं। ऋग्वेद के बारे में 10 लाइन तो इजिली 10 से 15 लाइन लिख सकते हैं अगर आप इसको चीजों को समझते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बारे में समझना है कि जो इनका जो 2 से लेके 7 तक मंडल हैं, उनमें से हम अगर बात करें, देखिए दूसरे मंडल का रचना किसने किया है? गृहमत सद भार्गव। तीसरे मंडल की रचना जिसमें विश्वामित्र ने किया। देखिए तीसरे मंडल में आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 मंत्र हैं और तीनों मंत्र की रचना 3 राजाओं के द्वारा किया गया है। अजमीढ़, पुरमीढ़, त्रासदस्यु, ये 3 राजाओं का उल्लेख है और इन 3 राजाओं ने इन 3 मंत्रों का उल्लेख है। तीसरा मंडल इज फेमस फॉर गायत्री मंत्र। ठीक है, ऑल्सो फेमस फॉर गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इस चीज का उल्लेख है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद की जो शाखा है मंडल है, मंडल नंबर 1, मंडल नंबर 8, मंडल नंबर 9, मंडल नंबर 10, ये सारे बाद में जोड़े गए, लेटर, दिस आर एडेड लेटर। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसमें चौथे मंडल को किसने लिखा? वामदेव ने लिखा। 5, ये सब बस जरूरी नहीं कि सबको रट जाए, ऐसा नहीं है। हर एक चीज आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ, हर एक चीज आपको याद नहीं रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे तीसरे मंडल के बारे में याद रखिए। ओके, उसके बाद आपको 7वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। इस 7वां मंडल की रचना वशिष्ठ ने किया और इस 7वें मंडल में 10 राज्य या राज्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, 10 राग युग का जो मेंशन किया गया है, दैट इज मेंशन इन द 7th मंडल ऑफ ऋग्वेदाज। समझ रहे हैं बातों को? ओके, इसमें कि बैटल ऑफ 10 किंग बोल दे। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सुदास राजा का नाम क्या है? सुदास वर्सेज 10 किंग्स। 10 राजा हैं, 10 राजा में 5 हैं अनार्य। अनार्य मीन्स जो आर्य नहीं है, और 5 है आर्य राजा। क्योंकि ऋग्वेदास के अंदर हम पूरा ही आर्य अनार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो 5 आर्य राजा और 5 अनार्य राजा एक तरफ और एक तरफ सुदास, ये लड़े हैं पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी आपके रावी नदी का पुराना नाम है। इसके तट पर लड़ते हैं और इसमें सुदास विजयी होता है। तो इस युद्ध के बारे में कहाँ चर्चा है? 7वें मंडल में। 7वां मंडल इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने बताया। एंड यहाँ पे जगह नहीं बचा, मैं लिख दूं यहीं पे, क्योंकि मुझे ऋग्वेदा इसी स्लाइड में खत्म करना है। ठीक है, 9th मंडल जो है डेडिकेटेड टू सोम देवता। देवता के बारे में, देवता में लिख दिया, सोम डेटी में लिख दिया। सोम देवता के बारे में पूरा उल्लेख किसमें है? 9th मंडल में। आपको लग रहा हो कि अरे यार ये तो आप बता रहे हैं, ये सब सारे चीजें तो आपको लूसेंट भी मिल जाएगा 9वें मंडल में, ये है। तो 9वें मंडल के बारे में हमें इतना ही समझना, हमें घुसना नहीं इसके अंदर में, बस कैसे क्या लिखना है ये आपको समझना। जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि वेदांत को एज ए हिस्ट्री के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी आगे हम डिटेल में घुसेंगे। ठीक है, लेकिन जहां पे डिटेल होना है वहां पे हम डिटेल होंगे, जहां पे हमें थोड़ा प्रिसाइज चीजों को चलना, प्रिसाइज चले। ठीक है, 10वां मंडल जो आपका है, 10th मंडल जो है, बेसिकली डील करता है आपका पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त, इसमें चतुष्वर्ण समाज की बात की गई है। 4 वर्णाज जो है, ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इन चारों वर्णों के बारे में 10वें मंडल में नदी सूक्त की चर्चा है, 3 तरह के नदियों का उल्लेख है। ओके, तो ये हम जब पढ़ेंगे आगे, अभी जो हम आगे पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन का क्या, कहाँ तक इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट रहा, वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो उसमें 10वें मंडल के बारे में पढ़ लेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो उसी सब चीजों को डिटेल में आगे पढ़ते आएंगे। अब हमें आगे सोसाइटी पढ़ना होगा तो इसमें से कुछ मंडलों को देखेंगे। तो ऋग्वेदाज पूरा हम ऋग्वेद काल का, जिससे बोलेंगे ऋग्वेदिक कालीन
संस्कृति की बात कर लें, ऋग्वेद कालीन समाज की बात कर ले, उसका जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलेगा ना, तो आगे हम पढ़ेंगे सबके बारे में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा ध्यान दीजिएगा, जो बचा है ऋग्वेद का जो ब्रांच बचा है वो साकल ब्रांच अभी ऋग्वेद का अभी हमें बचा है, बाकी हर एक चीज सब खत्म हो चुका है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने ऋग्वेदा को जिस ब्राह्मण ने पढ़ा, ब्राह्मण, पुरोहित ओनली पुरोहित, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित क्या कहलाए? होत्री। ओके, तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले जो पृष्ठ हैं, वो उसे क्या बोला गया? होत्री बोला गया, ठीक है। ये चीज को समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि ऋग्वेदाज क्या है, समझ बात को। अब देखिए, आपको ऐसा मन कर रहा होगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है। मैं बता रहा ब्राह्मण क्या होते हैं। तो ब्राह्मण ऋग्वेद को समझने, ऋग्वेद नहीं पूरे वेदाज को, हर एक वेदाज को समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। और उस ब्राह्मण में बहुत ही, कहने का मतलब की चीजें डिटेल से दिया गया, उसमें पूरे प्रोज पार्ट को, पोएट्री पार्ट को प्रोज पार्ट में बोला गया, समझ बातों को। तो इस चीज को समझना है कि ब्राह्मण कौन कौन से थे, तो उसके लिए मैं एक चार्ट बना दूंगा, बस वो फैक्चुअल चीजें रखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होगा, ऋग्वेदा कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट वेदास के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वेदास हमारे हैं यजुर्वेदा। क्या है? यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के अंदर क्या है चीजें, उसको समझना भैया। चलते हैं नेक्स्ट वेदा के बाद, नेक्स्ट वेदा की चर्चा करते हैं, और वो हमारा यजुर्वेदा। अब देखते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। ये देखिए ऋग्वेदास का ये फ्लो चार्ट है, और फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं, माइंड मैप है इसको। तो माइंड मैप में जो जो मैंने चीज़ें पढ़ाया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, सेम चीज़ें, तो इससे भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ऋग्वेदास के बारे में। ओके, अब चलते हैं हम लोग यजुर्वेदा के बारे में समझेंगे, यजुर्वेदा क्या है। ओके, यजुर्वेदा, ये आप इमेज देख के कंफ्यूज नहीं हो, ये सारे इमेज ऋग्वेद का, ये सारे इमेज है ऋग्वेद में का एक मनुस्क्रिप्ट है, उसी का ये इमेज है, मैंने यहाँ पे डाल दिया समझने के लिए। और ये मैंने पेड़ आप देख रहे हैं, ये वेद है, और वेदाज के चारों वेद आप देख रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और उनके पार्ट्स हैं। जैसे यजुर्वेद को कृष्ण और शुक्ल में बांटे हैं हमने, सामवेद का ये सारे पार्ट हैं, ऋग्वेद के ये सारे पार्ट है, अरण्यक हैं, संहितास हैं, साकल और बास्कल, ये मैंने बताया वही सारी चीजें, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए यजुर्वेद के बारे में समझिएगा, यजुर्वेद। ओके, देखिए यजुर्वेद जो है इसके बारे में समझिएगा, इसमें बेसिकली क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। जितने भी आपके यज्ञ हैं, बलि है, ठीक है, यज्ञ प्रथा, बलि प्रथा, इन सारे का आपको डिटेल मिलेगा कहाँ? यजुर्वेद। कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद। ऐसा यजुर, ऐसा यज्ञ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बेसिकली यजुर्वेद का दो पार्ट है, यजुर्वेद डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज, ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेदा, ओके। और ये शुक्ल यजुर्वेदा को हम लोग और भी बोला था व्हाइट यजुर्वेदा ही बोला था, व्हाइट, ओके, ये व्हाइट यजुर्वेदा बोला जाता है। और वाजस्नेय संहिता भी बोला जाता है, ओके। ये शुक्ल ये आपका यजुर्वेदा का दो पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यजुर्वेदा का एक पार्ट है, ये देखिए, ये शुक्ल यजुर्वेदा जो है, देज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पद्य, मीन्स प्रोज। हर एक चीज जो भी मैं एक एक चीज बोलता हूं वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ना नहीं है। ये प्रोज है, मीन्स लिखा गया ये पद्य में, पद्य फॉर्म में। और एक पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग कृष्ण यजुर्वेदा,
दो भागों में, कृष्ण यजुर वेदा। अभी कि कृष्ण यजुर्वेदा जो है इसको बोला गया ब्लैक यजुर्वेदा। ओके, और अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो आपके शुक्ल यजुर्वेदा है ये प्रोज में लिखे गए, लेकिन कृष्ण यजुर्वेदा जो है ये आपके पोट्री फॉर्म में लिखे गए। तो ऐसा कौन सा वेद, ऐसा आपके प्री के लिए मैं बता दूं, ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? तो देज आर यजुर्वेदा एंड द सॉरी, हाँ यजुर्वेदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, समझ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, इन वेदास पे जो है शुक्ल वेदा है, कृष्ण यजुर्वेदा है, इनके ब्रांचेज हैं। जैसे अभी हमने ऋग्वेद के दो ब्रांचेज देखे, कौन कौन देखा? साकल ब्रांच और वास्कल ब्रांच देखा, वालखिल्य ब्रांच देखा। उसी तरह शुक्ल यजुर्वेदा के ब्रांचेज हैं। क्या क्या ब्रांचेज हैं जो अभी ब्रांचेज बच रहे हैं? सर्वाइविंग रिसेंसर जो आपके हैं वेदा, देखिए ब्रांचेज को रिसेंसर बोलते हैं, रिसेंसस, हिंदी में शाखा, शाखा, ठीक है। ये हमारे रिसेंसन बोलते हैं, या ये हिंदी में हम लोग बोलते हैं शाखा। तो ऋग्वेदा के जो सॉरी शुक्ल यजुर्वेदा के जो रिसेंसन्स हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा। मैं उनका नाम लिखूंगा, वो आपको याद रखना, ठीक है। मध्य नदीना, मध्य नदीना, ओके, क्या है? मध्य नदीना, ध्यान रखिएगा, मध्य नदीना। एंड सेकंड वन इज कण्व, ठीक है, सेकंड वन इज कण्व, ओके। लेकिन ये कृष्ण यजुर्वेदा के जो पार्ट हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये हैं आपके कथाका, ओके, कथाका, कपिस्थला, एंड मैत्राणी, एंड फोर्थ वन इज तैत्रेय, तैत्रेय, तैत्रेय। देखिए आपने सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा तैत्रेय ब्राह्मण, मैत्राणी ब्राह्मण, तो ये सारे वही चीजें हैं, ठीक है। ये शाखा है, इनके शाखा, इन्होंने लिखा इन चीजों को, इसमें कुछ कंटेंट, इसमें कुछ कंटेंट, इसमें कुछ कंटेंट है, समझ रहे हैं बात को। देखिए यजुर्वेदास में 14 चैप्टर है, देयर आर 14 चैप्टर्स इन यजुर्वेदास, there are 14 chapters in Yajurveda and they contain 1990 श्लोक बोल ले या मंत्र बोल या आप ये बोल सकते हैं सूक्त, सूक्ता। 1990 सूक्त हैं एंड मोस्टली दे आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा। इसमें जितने भी आपके सूक्त हैं, ये इनमें से ऑलमोस्ट सारे सूक्त कहाँ से लिए गए हैं? आपके सारे सूक्त लिए गए हैं आपके, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से। समझ बात को, कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। तो ये भी चीज आपको समझना है। और ये जो आपके यजुर्वेदास हैं ये आपके परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स इससे डील करते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली दे आर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदास। यजुर्वेद के बारे में इतना समझना। एंड यजुर्वेद के बारे में एक चीज और समझना है कि जो इनके पृष्ठ हैं, इनको जो इन यजुर्वेद का जो ये सारे यज्ञ बलि इन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे वो कहलाए, वो पुजारी को क्या बोला गया? अर्धवयु, अर्धवयु। इसका ये मैं स्लाइड बनाता तो अच्छा रहता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो, ये वीडियो एटलीस्ट 1.5 आवर्स का बनेगा। आई थिंक ऑलरेडी 3:15 हो चुका है, बहुत रात हो गया यार। चलिए आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यजुर्वेद समझ गए होगा आप यजुर्वेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं। बस थोड़ा, बहुत सारे बुक में तो आपको 4-5 ही लाइन मिलेगा, लेकिन मैंने इतना बता दिया, आपको थोड़ा जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हम जानेंगे। देखिए ये जो मैंने पेड़ डाला है ना, पेड़, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उपनिषद, कौन कौन से उपनिषद हैं, कौन कौन से ब्राह्मण्स हैं, ये देख रहे हैं ना, ये चीज आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज्यादा बात नहीं। देखिए जैसे कि यजुर्वेद,
यजुर्वेद के 2 ब्रांच हैं, एक शुक्ल है, कृष्ण है। उनके अब कृष्ण के अंदर तैत्तिरीय अरण्यक है, मैत्राणी अरण्यक है, शुक्ल के अरण्यक है, बृहद अरण्यक। अरण्यक में अरण्यक क्या है? फॉरेस्ट बुक। अब इनके ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। इनके उपनिषद देखिए, ये सारे इन्हीं का संबंध। वेद को समझने के लिए अरण्यक की रचना हुई, ब्राह्मण की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई। तो सबका देखिए, इसका 3 पार्ट, इसका 3 पार्ट। ये पेड़ को अगर आप सही से समझ जाइएगा ना तो सबको दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं, बट समझना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको अथर्ववेद के बारे में। अच्छा, कौन कौन सा? सामवेद के बारे में, अथर्ववेद लास्ट में। ठीक है, सामवेद। सामवेद में बेसिकली हम क्या देखते हैं? ओके, सामवेद के बारे में समझेंगे। देज आर कलेक्शन ऑफ वर्सेस मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। पहला बात, इसमें जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी, जैसे कि 1810 सूक्त इसमें है, मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। आधा ज्यादा ऋग्वेद से चुराए गए, मतलब ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके अंदर जो लिखे गए हैं 1810 सूक्त सामवेद है। बेसिकली उनको लेके, उन चीज को लेके और एक बहुत अच्छे तरह से, कहने का मतलब कि अरेंज किया गया इन ए पोएटिक फॉर्म। किस तरह से? अरेंज इन पोएटिक फॉर्म। ऋग्वेद के बारे में डिटेल से क्यों पढ़ा है? क्योंकि उसमें उसके बारे में जानकारी ज्यादा मिलता है। ठीक है, दे आर अरेंजिंग पोएटिक फॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगिंग। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। सारे गामा, सा रे गामा, पा धा नि सा, ये जो लिया गया है सामवेद के अंदर से ही लिया गया। तो सामवेद में बेसिकली क्या चीजें हैं? गायन से संबंधित। किससे संबंधित है? म्यूजिकल नोटेशंस है। देयर आर म्यूजिकल नोटेशंस कंटेन्स इन द सामवेदास। ओके, यहां तक समझना। ओके, अब इन सामवेदा के शाखा क्या है? रिसेंशंस क्या है? सामवेदा के जो शाखा है वो आपको याद रखना है भैया, आप समझिएगा बातों को। रेड कर ले लेता हूं। ठीक है, सामवेदा के जो शाखा है वो शाखा है कौमुथ, कौमुथ, कौमुथ। यहाँ पे होगा आई थिंक। ठीक है, मैं अभी क्या बता रहा हूँ भाई? सामवेदा ना, तो सामवेदा है ना, कौमुद, रामायणी एंड द जैमिनी। तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, जैमिनी एंड द रामायण। दीज आर द रिसेंशन, दीज आर द शाखाज ऑफ द सामवेदाज। समझ रहे हैं बातों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये हो गया। इसमें ध्रुपद रागा कंटेंस ध्रुपद राग। इसके अंदर क्या है? ध्रुपद राग एक तरह का गायन का ही एक चीज है, जो कि तानसेन, बाद में तानसेन एक चीज को गाया था। ध्रुपद राग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, समझ रहे बातों को? ओके, अब देखिए इसके उपवेद। आज उपवेद, सारे वेद का एक उपवेद है। डुप्लीकेट मतलब समझिए कि एक उपवेद है, वो है गंधर्व वेद। सर बात, सारे वेद का उपवेद है वो है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का मैं लिख दूं धनुर्वेद। यहाँ इसका उपवेद क्या है? ओके, धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या भैया? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ध्यान रखिएगा, मैं लिख दूं आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। कहाँ लिखूं? जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ आयुर्वेद। देज आर उपवेद, उपवेद ध्यान रखिए। ठीक है, हर एक फैक्ट को तो याद रखना ही रखना है। सामवेद खत्म हो गया। अब हम आएंगे, ये तो मैंने पूरा डाल दिया है वेदांत के बारे में, वैदिक, पूरा वैदिक साहित्य के बारे में। संहिता क्या होता है, ब्राह्मण क्या है, अरण्य क्या है, उपनिषद क्या है, सब डाल दिए। ठीक है,
अब आएंगे हम नेक्स्ट हमारा जो है अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद के बारे में, ठीक है, अथर्ववेद जो है इसे लिखा गया अथर्वा ऋषि या अंगिरस, दो ऋषियों का नाम मिलता है, अंगिरस ऋषि और अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पे इसे अथर्ववेद बोल दिया गया और अंगिरस ऋषि के नाम पे इसे अंगिरस वेद भी देखने को मिलता है या अथर्व अंगिरस वेद, इसी को बोला गया। ठीक है, देखिए जो अथर्ववेद है ना, इसमें क्या क्या है, पहला बात इसमें है क्या, मैजिक स्पेल, एकदम जादू टोना, ओके, चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, बुरी आत्माओं को कैसे खत्म भगाना है, भूत जादू टोना, भूत पिचास, ओके, और बसीकरण, महेंद्र की बसीकरण, मतलब जितने भी ढोंग वाले चीज बेसिकली अभी देखने को मिलता है और जो उस समय वैदिक पीरियड में जो चीजें बहुत ज्यादा चली, उन चीज का सब कुछ किसके अंदर में, अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है इसके बारे में समझना है और इसमें डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में, बीमारी का उपचार कैसे होगा, सब अथर्ववेद के अंदर में। और वन ऑफ द बात कहें ना अथर्ववेद के बारे में, इसे बोला गया श्रेष्ठ वेद, इसे बोला गया ब्रह्म वेद, पॉपुलर वेद, लोकप्रिय वेद। क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें कंटेंट्स हैं वो सब लोगों को समझ में आया और आम जनता के बीच में बहुत ही ज्यादा इसका चीजें फेमस हुआ अथर्ववेद के अंदर, जादू टोना, बसीकरण, भूत पिचास। अब जो कृषि है, खेत है, खेत में कीट पतंग लग रहे हैं तो उनके लिए मंत्र है, उनके लिए मंत्र पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। ये सारे अथर्ववेद के अंदर सारे कंटेंट्स है। अथर्ववेद बेसिकली अगर हम बात करेंगे, देज आर 20 चैप्टर्स, 20, जिसको बोला गया कनाड, क्या बोला गया, कंडास, ठीक है, 20 या बुक्स बोला गया, चैप्टर बोला गया, ओके। और इसमें 711 मंत्र हैं, 711 मंत्र हैं एंड 6000 नोट 6000, ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर में 20 कनाड है, 711 हेम्स हैं एंड 600 मंत्रा, हेम्स में सुक्ता, ठीक है, सुक्त, 6000 मंत्र हैं और इसमें से एटलीस्ट 2200 मंत्र आपके ऋग्वेद से लिए गए। ये फैक्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे जानकारी था, मैं बता दिया, ठीक है। तो अथर्ववेद के बारे में लिखना है कि देज आर डील्स विद कलेक्शन ऑफ द मैजिक स्पेल्स, चार्म्स टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट, डिजीज, देज आर कॉल्ड श्रेष्ठ वेद, ब्रह्म वेद, पॉपुलर वेद आज, ठीक है। अच्छा, ये इनके ब्रांचेज मीन्स रिसेंसन्स, शाखा, कौन कौन शाखा है इसके, सौनाका, शौनाका और पैपलाडा। मैं इंग्लिश लिख दूं, हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, पैपलाडा, ओके। अथर्ववेद के ब्रांचेज है, ठीक है। अथर्ववेद के पढ़ने वाले पुरोहित, अथर्ववेद के अंदर जो मंत्र हैं, जादू टोना, जो इस चीज का उच्चारण कर रहे हैं, इन चीजों को लोगों के बीच में कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहलाएं अथर्ववेद के जो कहने वाले जो हैं, ये कहलाएं, ध्यान रखिएगा, ओके, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्रह्मा क्या कहलाएं, ब्रह्मा कहलाएं, ठीक है। इनके पुरोहित क्या कहलाएं, ब्रह्मा, ठीक है। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया, इसके पुरोहित, अच्छा इसका पुरोहित छूट गया, कोई बात नहीं, प्रीस्ट, उद्गाता, छूटना कोई भी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। फैक्चुअल चीजें तो छूटनी नहीं चाहिए, पहला बात, क्योंकि जब आंसर राइटिंग करेंगे अथर्ववेद के बारे में तो कुछ चीजें तो आपको लिखना पड़ेगा ना, हर एक चीज के बारे में, ठीक है। और बेसिकली अगर मेंस आपको प्री में ही पूछ दे, केवल मेंस के लिए तो पढ़ नहीं रहे, ओके
ओके, इसके उपवेद, शिल्पवेद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने चारों वेदास के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब जो हमारा समझिएगा बातों को, चारों वेदा के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया। ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ना नहीं, ब्राह्मण इसी का एक छोटा रूप है, इसी के चीजों को समझाने के लिए ब्राह्मण्स की रचना हुई। अरण्यक के बारे में नहीं पढ़ना। अब हमारा आता है उपनिषद, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्व। उपनिषद को समझेंगे, ठीक है। उपनिषद क्या है? ओके, उपनिषद, उपनिषद के बारे में मैंने बताया था कि उपनिषद का मतलब होता है दो शब्द से बना है, ध्यान रखिएगा। डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में, बहुत डिटेल है। ओके, उप मतलब होता है टू सीट। उप मतलब होता है, सॉरी मैं लिख दूं, मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मिटा देता हूँ। हिंदी में उप का मतलब होता है नजदीक। ओके, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। टू सीट नियर, टू सीट नियर। उप का मतलब क्या होता है? नजदीक। और सद, निषद मतलब क्या होता है? बैठना। तो देखिए उपनिषद में बेसिकली कंटेंट्स, इसके अंदर क्या है? उपनिषद डायरेक्टली इसमें, इसके अंदर जो है आत्मा और ब्रह्मा के बारे में। आत्मा और ब्रह्मा, ब्रह्मा को बोला गया यूनिवर्सल सोल, जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है जो आत्मा, उसे बोला गया यूनिवर्सल सोल, दैट इज ब्रह्मा। भगवान को ही तरह से भगवान का रूप को माना गया। और आत्मा, लाइफ आफ्टर डेथ, लोग जब मर जाएंगे तो उनका पुनर्जन्म होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इन सारे फिलोसफी को कहाँ डाला गया? उपनिषद में। देयर फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, ठीक है। आज जो हमारा भारतीय समाज, हमारा जो भारतीय हिंदुइज्म के अंदर जो आपके फिलोसफी, दर्शन चीजें देखने को मिलता, ये सारे उपनिषद से कहीं ना कहीं लिया गया। उपनिषद से सब कुछ हमें नॉलेज ऑफ सेल्फ और आत्मा शुड बी अक्वायर्ड। अपने आप के बारे में नॉलेज, आत्मा के बारे में नॉलेज, इन सारे के बारे में पूरा इंफेसाइज जो करता है, ये बताता है उपनिषद, ठीक है। मैं थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं लिखा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिए उपनिषद के अंदर बातों को समझिएगा। इनके अंदर में कौन कौन सा फिलोसफी है? लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, जीवन, ब्रह्मांड, ओके, सेल्फ अपने बारे में, बॉडी शरीर के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में, इन सब का दार्शनिक पक्ष, फिलोसफिकल आइडियाज कहां देखने को मिलेगा आपको? उपनिषद के अंदर। देयर आर 108 उपनिषद, 108 उपनिषद है। और इसका जो आपको चर्चा देखने को मिलता है, 108 उपनिषद हैं, कोई बात नहीं, ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 108 उपनिषद हैं। तो एक उपनिषद है मुक्तिका उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद। इस मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषद की बात करें। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद में क्या है समझ रहे हैं आप बातों को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। उपनिषद में चीजों के बीच में एक रिलेशन, कनेक्शन की बात की गई है, किस तरह से लोग का जीवन, साइकिल ऑफ बर्थ क्या है। अरे देखिए मैं पूरा हर एक चीज लिख देता हूँ, साइकिल ऑफ बर्थ, लोगों का जीवन चक्र किस तरह से चलेगा। रीबर्थ, पुनर्जन्म की बात करता है इसके अंदर में, पुनर्जन्म क्या होगा। मतलब कुल मिला के इसमें ऐसे चीजें हैं जो एक आम आदमी को समझ पाना मुश्किल है। बेसिकली इनमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने उपनिषद जो गुरुओं के नजदीक में बैठ के जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, और ये ज्ञान हर एक लोगों के पास नहीं, हर एक लोगों को नहीं मिला था। उसमें जो खास वर्ग के लोग थे उनको उपनिषद का ज्ञान मिला,
और इवन मोर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड भी कर सकते हैं कि इसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है, और सब लोगों को ये ज्ञान मिला भी नहीं, सिलेक्टेड लोगों को ज्ञान मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ उपनिषद ओल्डेस्ट उपनिषद हैं, ओल्डेस्ट उपनिषद, पुराने उपनिषद जो हैं वो प्रोज फॉर्म में हैं। कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं that are in the form of poem, पद्य, पद्य में भी है, कुछ गद्य में भी। ओके, समझिएगा बातों को। तो देखिए जो आपके गद्य फॉर्म में लिखे गए हैं वो जिसमें कुछ उपनिषद हैं, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद। ओके, देखिए कठ उपनिषद के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं ऐसा ही। तो कठ उपनिषद में आपको यम और नचिकेता, आपने सुना होगा यम और नचिकेता का संवाद, यम ने कैसे नचिकेता को शिक्षा दिया, आपको मतलब कहने का मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा कैसे दिया, तो वो कठ उपनिषद में है। कुछ ऐसे उपनिषद जिनमें बहुत सारे आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी के बारे में संवाद देखने को मिलता है। तो उपनिषद में यही सब सारी चीजें आपको समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी उपनिषद है कि जो प्रोज और पोएम दोनों फॉर्म में है। ओके, जैसे प्रश्न व केन, उपनिषद का नाम है प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। 108 उपनिषद है भाई, तो इसमें 108 समझ सकते हैं ना, लेकिन कुछ इसमें महत्वपूर्ण 13-14 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13-14 उपनिषद आर इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिएगा। जैसे कि मैं एक चीज लिख दूं, आपको बेसिकली आप पढ़ते भी होंगे, मुंडक उपनिषद, रट गए होंगे आप लोगों ने इस बात को। तो मुंडक उपनिषद से क्या लिया, सत्यमेव जयते। ओके, और सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, मुंडक उपनिषद है। उपनिषदों में सबसे बड़ा कौन है, मुंडक उपनिषद है, और इस मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। समझ रहे हैं बातों को। ओके, ध्यान दीजिएगा कि एक छंदोग्य उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य, इसमें आपको ध्यान रखिएगा 3 आश्रम के बारे में बात कर, 3 आश्रम। मैं बताऊंगा आश्रम व्यवस्था के बारे में जब वैदिक काल आगे बढ़ाऊंगा, तो सोसाइटी के बारे में। तो 3 आश्रम क्या थे, 4 आश्रम क्या थे, सब आश्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 3 आश्रम के बारे में आपको छंदोग्य उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, हमारे वैदिक एज में डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, किस तरह के शादियां होती थी उसमें थे। एक अनुलोम विवाह, मैरिज में तो विवाह ही होगा। एंड सेकंड वन इज, ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम, और भी अलग अलग विवाह थे, मैं भी 2 का बात कर रहा हूं, अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह। ठीक है, ओके। तो अनुलोम विवाह में था कि भैया कि ओवन वर्ण, मतलब ओवन वर्ण, एक ही वर्ण में शादी होगा, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग सेम कास्ट। प्रतिलोम विवाह मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक जो वुमन, एक जो महिला है या गर्ल है, वो अपने से लोअर वर्ण में, अपने से नीचे वर्ण के पुरुष के साथ शादी करेगी। तो इस तरह के विवाह को बोला हमने प्रतिलोम विवाह। क्या बोला, प्रतिलोम विवाह। और इसमें ओवन वर्ण, एक ही वर्ण के महिला के साथ, एक पुरुष जो है, एक जो मैन है अपने वर्ण के महिला के साथ शादी करे या अपने से थोड़ा सा नीचे वर्ण के महिला के साथ शादी करे, तो इस तरह की चीजों को बोलते थे अनुलोम विवाह, जो बेसिकली एक्सेप्टेड था। एक पुरुष अपने से नीचे वर्ग की महिला के साथ शादी कर सकता है, दैट इज एक्सेप्टेड। बट ध्यान रखिएगा, एक महिला जो है अपने से नीचे वर्ण की महिला के साथ, नीचे वर्ण के पुरुष के साथ शादी नहीं कर सकता। ये प्रतिलोम विवाह जो है बहुत ही रेयर था। ठीक है, आपके वैदिक सोसाइटी में मैं पढ़ाऊंगा वैदिक व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ वुमेन्स इन द वैदिक पीरियड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या महिलाओं का क्या कंडीशन रहा वैदिक पीरियड में, उसको समझेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक, क्या 1.5 घंटे का हो गया। बेसिकली मुझे करना था आज कंप्लीट, इसको आज खत्म भी करना है कोई हाल में, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इस चीज को नहीं ला सकते। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिएगा कि उपनिषद और जो अरण्यक हैं इन दोनों में देखिए अरण्यक के बारे में मैंने क्या बताया कि जो अरण्यक है उसमें भी आपका दार्शनिक पक्ष है, उपनिषद भी है आपका उसमें दार्शनिक पक्ष है। देखिए 1.5 घंटे का वीडियो है, वीडियो को 2 बार में देखिएगा, एक बार में कंटिन्यू बस मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आए, ठीक है। और सबको नोट डाउन करते जाइएगा, फिर 2-3 बार रिविजन करिए, फिर आपके दिमाग में छप जाएगा। समझ रहे बातों को? ओके, ये है। तो चीजों को समझिएगा इसमें, जैसे कि केन उपनिषद, मैं पूरा इंग्लिश में ही चीजों को लिख रहा हूँ, लेकिन हिंदी वालों को लगता होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, बट फिर भी आप थोड़ा मैनेज करिएगा। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें केन उपनिषद में बोला गया कि जो गॉड है ये अनेबल है, इनको भी नहीं पता, गॉड भी उनको भी नहीं पता कि ब्रह्मा क्या है, ठीक है। इनको भी गॉड अनेबल टू अंडरस्टैंड ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सोल। यहाँ पे ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा देवता के बारे में नहीं, यूनिवर्सल सोल, ठीक है, परमात्मा, परमात्मा। ओके, आपको लग रहा हो कि मैं फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ तो मेरे बस की बात नहीं है, फिलोसफी। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कुछ थोड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बृहद अरण्यका उपनिषद, बृहनक बृहद बृहद अरण्यक उपनिषद, ठीक है, मैं हिंदी लिख दूं, बृहद अरण्यक उपनिषद। इसमें क्या है? इसमें है गार्गी एंड याग क्लब, याज्ञ। देखिए 4 एंसेंट हिस्ट्री में 4 महत्वपूर्ण विद्वान महिला विदुषी इसको बोलते हैं, 4 स्कॉलर्स, 4 वुमेन स्कॉलर्स। गार्गी है, लोपमुद्रा है, ओके, इस तरह से 4 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो एक गार्गी है, एक महिला विद्वान है, और याज्ञवल्क्य एक पुरुष है। इनके बीच में संवाद है, इनके बीच में जो कहने का मतलब कि जो डिबेट हुआ है, इसकी चर्चा किसमें है? बृहनक उपनिषद, ठीक है, बृहद अरण्यक उपनिषद, ठीक है। मैं इसको पढ़ने में थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बृहद अरण्यक उपनिषद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, ध्यान देगा, ठीक है। इसमें तो कुल मिला के जो उपनिषद हैं इसमें हमें देखने को मिलता है, आपको बेसिकली आत्मा और ब्रह्मा के बारे में ही देखने मिलता है। और ध्यान रखिएगा, एक है श्वेतांबर उपनिषद, मैंने जस्ट बताया, तो श्वेतांबर उपनिषद में आपको माया के बारे में है, माया क्या, भ्रम क्या होता है, तो मैं लिख दूं श्वेतांबर उपनिषद। माया क्या है, वाटर इल्यूजन, भ्रम क्या है। तो आपको सब दार्शनिक पक्ष देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा कि आपको समझ पाना उसको मुश्किल है, ठीक है। हालांकि हमें उपनिषद के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, बट फिर भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया, जो अगर आपको लिखने के लिए अगर आ जाओ उपनिषद के बारे में तो आप इस चीज को लिख पाइएगा, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मॉडल क्वेश्चन करवाएंगे कि किस तरह से लिटरेचर जो है, किस तरह से हमारे धर्म को, हिंदू रिलीजन को जोड़ता है, वैदिक टाइम का जो लिटरेचर्स हैं उसको हम करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ों को चर्चा किया है यहाँ पर, और इसमें जो एक एक जो मैंने इमेज डाला है ना, हर एक को बहुत डिटेल से चर्चा करे किए हैं, हर एक को आप समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। सबको आप नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, जो मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना, जहाँ पे मैं आपको हमेशा देते रहूँगा वहाँ पे किस तरह से कैसे करना है आपको ऑप्शन का प्रिपरेशन, बेसिकली हिस्ट्री का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 4 बज चुका है और यार सोना भी है, तो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया था टॉपिक में। तो अब हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उसको चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द एक्सटेंट ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन का कहाँ से कहाँ तक प्रसार रहा, कहाँ कहाँ एरिया में वैदिक सभ्यता फैली, उसके बारे में कर लेंगे। और ये वीडियो आज ही आएगा, आपका ये वीडियो आज ही आएगा,
ठीक है। आज आप शाम को वीडियो चला गई, सुबह अपलोड होगा, सुबह इस रिकॉर्ड करने का मतलब कि इस वीडियो को आपको मिलेगा और शाम को ही उस वीडियो को हम लाएंगे, ठीक है। तो आज आपको 2 वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोग वेट भी करते रहते हैं इस वीडियो का बेसिकली। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर करिएगा बहुत ज़बरदस्त रूप से, जितना हो सकता है कि आपको अच्छा लगा है। कमेंट करना है जोर से कि आपको कैसा लगा पढ़ाने का मेरा तरीका। मुझे फीडबैक चाहिए हमेशा हर एक वीडियो के ऊपर, कैसा लगता है, नहीं लगता, क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, कि इसमें क्या और सुधार करनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया बट फिर भी आप समझना है, ठीक है। चलो धन्यवाद।